हेलो फ्रेंड्स, एग्जामपंथी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्तमान परिदृश्य में आयोजित होने वाली तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बात करें, जैसे कि यूपीएससी या विभिन्न राज्यों के अलग अलग अपने जो लोक सेवा आयोग होते हैं, इनके अलावा कर्मचारी चयन आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं, आजकल इन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर की जो भूमिका है बहुत ही अहम है। अगर बात करें इन परीक्षाओं में प्रश्नों की संख्या की, तो अप्रत्यक्ष रूप या प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे कि लगभग 20 से 30 प्रश्न जो होते हैं वो करंट अफेयर से पूछ लिए जाते हैं। और करंट अफेयर की इसी महत्ता को देखते हुए एडुटेरिया के द्वारा जो वार्षिकांक 2025 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो वार्षिकांक 2025 जारी किया गया है, इसमें कुल 18 प्रैक्टिस सेट है। और इन 18 प्रैक्टिस सेटों में हमने पहले के 14 प्रैक्टिस सेटों का बहुत ही अच्छे तरीके से व्याकरण सहित व्याख्या करके आप देखेंगे कि हमने उसको अपलोड किया है। आज यहाँ पे हम 15वें प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और इन सारे फैक्ट्स या कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपरोक्त में से कौन सा या से सत्य है, इसका चयन करना है। तो पहला कथन है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। यह कथन जो है असत्य है। दूसरे कथन की जाँच करते हैं, इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया है। यह कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, इस परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। यह कथन भी सही है। तो विकल्प आप देखेंगे कि दूसरा विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन 2 और 3 सत्य है। पहला कथन क्यों असत्य है? तो इसमें केवल ब्रांडेड नहीं बल्कि सस्ती जेनरिक जो है चिकित्सा दवाइयों का वितरण करना इसके प्रावधान में शामिल है, इसलिए कथन 1 जो है वो गलत है। अगर बात कर लें पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में, तो यह कार्यक्रम जो है पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य टीकाकरण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करके पशुधन स्वास्थ्य, उत्पादकता और आर्थिक लाभ में सुधार करना है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन 2 और 3 सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसमें आप देखेंगे जो विकल्प सी है ये असत्य है, ठीक है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीट जीतने वाले उम्मीदवार को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट को छोड़कर। तो ये कथन जो है असत्य है और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सत्य है, इसका चयन करना है। तो पहला कथन है, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है कि मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। यह कथन भी सही है। अगला कथन है, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पहले बच्चे के लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। यह कथन भी सही है। चौथा और अंतिम कथन है कि दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो चारों कथन इसका सही है, इसलिए विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 1, 2, 3 और 4 सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केस्लर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो केस्लर सिंड्रोम का जो ये संबंध है ये पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की घनत्व में वृद्धि से है, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो केस्लर सिंड्रोम है इसका जो संबंध है मुख्य रूप से अंतरिक्ष में मलबे से इसका संबंध है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोरेटस का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है? एक बार प्रश्न को सुन लीजिएगा फिर से कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोरेटस का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग क्षय रोग अर्थात टीबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। टीबी अर्थात ट्यूबरक्लोसिस, यह एक माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के साथ कारण होता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करती है। इसके अलावा अगर बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया का टीका नहीं, इसका जांच
इसकी जांच जो है, मलेरिया की जांच किस जांच का नाम क्या है, तो इसके लिए आपको आरडीटी या पीसीआर कराना होता है। ठीक है, मलेरिया की जांच के लिए आरडीटी या पीसीआर कराना होता है, जबकि क्षय रोग टीबी की जांच के लिए आपको हीरोराइटस का जांच कराना पड़ता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी, तो यह केन्नूर में स्थापित की जाएगी। केन्नूर में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट स्थापित की जाएगी। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं, रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया है, तो इनको वर्ष 2008 में सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। इसके अलावा देखिएगा तो रतन टाटा जी का जो निधन है वो 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया, और वर्तमान में टाटा सन्स जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन है। ठीक है, तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। रतन टाटा जी को 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ, और वर्तमान में टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखरन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करना है इसमें। तो पहला कथन है, WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया। यह कथन बिल्कुल सत्य है। और दूसरा कारण है कि ट्रैकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है। यह कथन भी सही है। तो कारण और कथन सही है, लेकिन यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, तो इसका नामकरण कतर देश के द्वारा किया गया। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्था ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। प्रश्न एक बार से फिर से सुनिएगा कि भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत की कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। यह कथन भी सही है। और तीसरा कथन है, इसका गठन ANBI और CLEAB क्लीव के रणनीतिक विलय के माध्यम से किया गया। यह कथन भी सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न में कोई कथन असत्य नहीं है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई असत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। ठीक है। दूसरा कथन है, भारत 142 देशों में 79वें स्थान पे है। तथा तीसरा कथन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देशों को 8 संकेतकों पर रैंक करता है। तो इसमें तीनों कथन सही है। कथन 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार से विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है। किस देश में सबसे ज़्यादा गरीबी है ये पूछा गया है, या किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। तो ये भारत इसका आंसर हो जाएगा। भारत में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास की पहल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है। तो यह योजना जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगर इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो SCO अर्थात शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2021 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 जून 2021 को SCO की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 25वें शंघाई, ये तो 24वां था एक तरह से, और 25वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है या आयोजन जो है यह 31 से लेकर कब से कब तक आप देख लीजिए इसको, 31 से लेकर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच में चीन के तियानजिन में हुआ था। 25वां कॉप सम्मेलन का 25वां SCO सम्मेलन जो है वो चीन के तियानजिन में हुआ। यह इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था। इस आयोजन में लाओस को साझेदार देश के रूप में स्वीकार किया गया है। तो अब
इसमें SCO के साझेदार देशों की संख्या 17 है तथा 10 देश सदस्य देश के रूप में हैं। सदस्य देशों के रूप में कितने हैं इसमें देश, तो 10 हैं और भारत इसमें सदस्य देश में शामिल है। तो विकल्प इसका देख लेंगे तो डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो शंघाई सहयोग संगठन 2024 के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन हुआ था वो इस्लामाबाद में हुआ था और 2025 का जो 25वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो चीन के तियानजिन में इसका आयोजन किया गया था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, इसमें ब्राजील शामिल नहीं है। अगर देखें कि इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान मालाबार चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। कौन कौन? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मालाबार चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। ब्राजील इसका भाग नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि विश्व संचार मानकीकरण सभा की मेजबानी किस देश ने की है, तो इसकी मेजबानी जो है भारत के द्वारा की गई है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो CNG संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को राजमाता गोमाता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो यह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र भारत का ऐसा राज्य है जिसने देसी गायों की नस्लों को राजमाता गोमाता घोषित किया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में 700 बिलियन डॉलर को पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो यह भारत है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा, तो यह गंगा नदी पर बनाया जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। GitHub GitHub की रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है भारत जेनरेटिव AI अपनाने में दूसरे पायदान पर रहा है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। और दूसरा कथन है पहले स्थान पे अमेरिका रहा है, तो यह कथन भी सही है। इस प्रकार से इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर है। वाराणसी में देश का पहला साहित्य संग्रहालय हिंदी साहित्य संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो ओयू के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो इनका नाम है शीतल राज इनका नाम है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शीतल राज ये माउंट चो यू के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न है कि आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है, तो पटना को इसमें 9वां स्थान मिला है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगर अन्य चीज़ों को देखें तो इसमें ये जो आवासन एवं शहरी मंत्रालय है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। शीर्ष शहरों में अगर आप देखेंगे तो पहले स्थान पे इंदौर है, दूसरे स्थान पे सूरत है तथा तीसरे स्थान पे नवी मुंबई है। वहीं पे बिहार में पटना को इसमें 9वां स्थान मिला है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है, तो यह लेह में बनाया गया है। लेह में NTPC के सहयोग से भारत सरकार द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह मोबाइल ऐप जो है ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केरल के द्वारा सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जबलपुर में किया गया है। जबलपुर में दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला सम्मेलन का आयोजन किया गया था जबलपुर में। अगला प्रश्न है कि जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है, तो यह तेलंगाना बन गया। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा देखिएगा तो सबसे पहले पहला राज्य कौन बना था जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला, तो बिहार पहला राज्य बना था। और इसने कब से शुरुआत करी थी, तो 7 जनवरी 2023 से बिहार ने जाति
आधारित सर्वेक्षण शुरू किया था 7 जनवरी 2023 से। बिहार पहला राज्य है, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे स्थान पे तेलंगाना है, चौथे स्थान पे कर्नाटक है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, तीसरा राज्य तेलंगाना है तथा चौथा राज्य कर्नाटक है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन पुणे में किया गया है। पुणे में भारत के सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? तो यह घोषणा उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? तो इनका नाम है राफेल नडाल जी ने टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। राफेल नडाल जी की बात करें तो यह स्पेन के रहने वाले हैं, वहीं पर नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंपी गई है? तो यह मॉरिशस को सौंपी गई है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। मॉरिशस को चागोस द्वीप की प्रभुता यूके के द्वारा सौंपी गई है मॉरिशस को। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार निहान हिंडाक्यो को नहीं दिया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें निहान हिंडाक्यो जी के बारे में अगर देखें तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है और 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले में बचे लोगों से है? तो इसका संबंध किस शब्द का संबंध है? तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हिबाकुशा जो शब्द है, हिबाकुशा शब्द का तात्पर्य है बम से प्रभावित लोग। हिबाकुशा शब्द का तात्पर्य है बम से प्रभावित लोग। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 1945 में परमाणु हमला किया गया था, तो इसमें बचे लोगों के लिए हिबाकुशा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में हुआ था। यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला कथन है, इस सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ, विषय क्या था इस सम्मेलन का? तो प्रकृति के साथ शांति था। यह कथन भी जो है ये गलत है। अगला कथन देखते हैं, 2026 तक कोलंबिया अध्यक्षता करेगा। यह कथन भी गलत है। तो विकल्प पूछा गया सत्य कथन कौन है? तो इनमें से कोई सत्य नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इन कथ्यों के सत्य होने की जाँच करते हैं। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये कोलंबिया में नहीं बल्कि इटली के रोम शहर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा तो इस सम्मेलन का जो थीम था वो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास इसका थीम था। और 2026 का जो अध्यक्षता है वो कोलंबिया नहीं बल्कि आर्मेनिया के द्वारा 2026 की अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, तो जो 2026 में जो ये आयोजन होने वाला है इसको COP17 नाम दिया गया है। वहीं पे जो अभी हुआ है 2024 में जो ये सम्मेलन हुआ है इसको COP16 कहा गया है। COP16 का जो ये सम्मेलन है ये कोलंबिया में नहीं बल्कि इटली के रोम में हुआ। और कब हुआ था? तो 25 से 27 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इनका नाम है नीमा रिंजी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नीमा रिंजी दुनिया में सबसे कम उम्र की 18 वर्ष की, सबसे कम नहीं कहेंगे, 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं नीमा रिंजी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो ये ब्राज़ील के द्वारा इसको इनकार किया गया। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ब्राज़ील के द्वारा चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं? तो इनका नाम बताना है। इनका नाम है
तेजस्वी सूर्या, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें लग्जमबर्ग को प्रथम स्थान मिला है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लग्जमबर्ग को वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में पहला स्थान मिला है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इजराइल जो है एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक सहायता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का इसमें चयन करना है। पहला कथन है, इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ, 84वां स्थान प्राप्त हुआ, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशंस के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, यह कथन भी सही है। जबकि पूछा जा रहा है असत्य कथन, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। और इसका थीम की बात कर लें तो विश्व खाद्य दिवस 2024 की थीम की बात करें तो खाद्य सुरक्षा विज्ञान क्रियान्वित, अर्थात फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, इसका थीम रहा है वर्ष 2024 में। ठीक है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आरती सरीन जी को नियुक्त किया गया है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आरती सरीन जी को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजदूत की नियुक्तियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है, संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, अजीत विनायक गुप्त को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, यह कथन भी सही है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। ठीक है, तो ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, नाटो का नवीनतम यानी 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है, यह कथन सही है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है असत्य कथन, तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है। इसके अलावा अगर देखें कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और 32वां सदस्य स्वीडन, इसे वर्ष 2024 में शामिल किया गया था। और इससे पहले जो है वर्ष 2023 में तो फिनलैंड जो है ये 31वां सदस्य बना था नाटो का। 31वां सदस्य 2023 में फिनलैंड बना है और 32वां सदस्य 2024 में स्वीडन बना है। ठीक है, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर जी राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ISSF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है भारत के द्वारा की जाएगी, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रकार से एडुटेरिया के द्वारा जो 18 प्रैक्टिस सेट जारी किया गया था उसमें से यह 15वां प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर यह समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और फैक्ट से संबंधित या कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसके अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।